अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान गज़ाली बलोच। नाजरीन, आज हम आपको पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर कमर महमूद। डॉक्टर साहब इस वक्त बेल्जियम में पीएचडी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से हम गुफ्तगू करते हैं और इनके तालीमी सफ़र के बारे में उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा-सा तालीमी सफ़र के बारे में बताएँ कि आपने कब और कहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी, थैंक्स गज़ाली फॉर हैविंग मी टुडे। अ, मेरा नाम कमर महमूद है, आपने मेंशन किया ऑलरेडी। मैं यूआस का ग्रेजुएट हूँ, डीवीएम मैंने यूआस से किया, फिर आगे मैंने 2018 में डीवीएम किया है, उसके बाद 2020 में मैंने एमफिल कंप्लीट किया है इन द डिसिप्लिन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। उसके बाद मैं 2 साल रिसर्च असिस्टेंट रहा हूँ, वो एचसी का प्रोजेक्ट था एट यूआस के नारवाल कैंपस पे। और उसके बाद 2022 में मैंने इधर पीएचडी गेंट यूनिवर्सिटी बेल्जियम में स्टार्ट किया। अभी मेरा इधर वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी का यूनिट है, उसके अंदर मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मेरा 3rd ईयर है अभी पीएचडी का। तो प्रोजेक्ट मेरा यूरोपियन पार्टनरशिप ऑन एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर है। ये यूरोपियन कमीशन का प्रोजेक्ट है, इसमें बेसिकली मेरा काम जो पीएचडी का है वो बायोसिक्योरिटी पे है और एंटीमाइक्रोबियल यूसेज उसको हम क्वांटिफाई करते हैं। तो ग्रेट डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपको ये किस तरह मोटिवेशन मिली कि बाहर से पीएचडी करनी है? तो किस तरह आपको ख़्याल आया ये? मोटिवेशन एक तो मेरा प्लान था, आई वाज़ क्लियर ड्यूरिंग बैचलर्स कि मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है। मेरा कोई प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा मुझे वो पसंद नहीं आया, लेकिन दिस वाज़ नॉट सिर्फ़ ये मैं सोचा ऐसा नहीं है। मैंने एक्सपोज़र लिया और मेरी ये सजेशन होगी बाकी लोगों को भी कि जो समर का आपका टाइम होता है इंटर्नशिप्स में आप लाज़मी जो है ना एक्सपोज़र लें। तो मैंने डेयरी में भी इंटर्नशिप की थी एक, फिर पेट्स में की थी इधर यूएस के पेट क्लिनिक पे। इसी तरह मेरी फाइनल इंटर्नशिप लाहौर ज़ू में थी। तो मैंने इसके अलावा मैं मार्केटिंग में भी कोई 20 दिन लगाए थे। तो मैंने सारे वो एक्सपोज़र भी लिए एंड जी, आई वाज़ राइट अबाउट माय डिसीजन कि मेरी प्लेस जो है ना वो रिसर्च एंड एकेडेमिया में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। सही। तो रिसर्च के लिए फिर पीएचडी बाहर से क्यों की, पाकिस्तान से क्यों नहीं की? उसमें ये है कि पाकिस्तान में कोई बड़ी ज़्यादा इनोवेशन मेरा ख़्याल है अभी रिसर्च में नहीं है उस तरह से। उसमें ज़ाहिर है वो सारे अपना लोकल प्रॉब्लम्स हैं, रिसोर्सेज़ के मसले हैं। बड़ी सारी जगहों पे पीपल वांट टू वर्क लेकिन रिसोर्सेज़ नहीं अवेलेबल। वो एक लिमिटेशन है। उसके अलावा थोड़ा एटीट्यूड वर्किंग एटीट्यूड भी आई थिंक कम होगा या कुछ कुछ जगहों पे है पोटेंशियल। तो इसलिए रिसर्च में अगर आपने थोड़ा क्योंकि रिसर्च का जो कोर वैल्यू आई थिंक वो इनोवेशन क्या आप लेके आ रहे हैं ना, आप नई चीज़ क्या लेके आ रहे हैं। जी। तो दिस वाज़ द मेजर ड्राइवर कि मैं कहीं बाहर से पीएचडी करूँ ताकि मुझे कोई इनोवेटिव जो टेक्निक्स हैं इन इन एपिडेमियोलॉजी वो मुझे मिलें। ग्रेट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने ये कंट्री क्यों चूज़ किया और अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो पार्टिकुलरली ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की जहाँ पे आप अभी स्टडी कर रहे हैं? और इसके अंदर फर्दर जाएँ तो आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया? हुँ, हुँ। एक तो यूनिवर्सिटी का मैं थोड़ा-सा बताऊँ क्योंकि हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं, तो आई रीच्ड आउट तकरीबन कोई 100 प्लेसेस पे मैंने इट कुड बी यूनिवर्सिटी पोर्टल या डिफरेंट प्रोफेसर्स को मोस्टली पीएचडी में प्रोफेसर्स को ही आपने रीच आउट करना है। तो मुझे याद है अभी भी मेरी वो ईमेल भरी पड़ी है, तो मैंने कोई 100 के करीब पोज़ीशंस को अप्रोच किया होगा और उसमें से मेरी तकरीबन जो है ना वो 6 यूनिवर्सिटीज़ में इंस्टीट्यूट पे सिलेक्शन हुई। गेंट यूनिवर्सिटी वाज़ वन ऑफ दोज़। तो इसमें एक तो रेलेवेंसी थी विद माय प्रीवियस डिसिप्लिन मेरा एमफिल आई मेंशन्ड कि पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजी में है। तो ये जो इधर गेंट यूनिवर्सिटी में जिस प्रमोटर से मेरा कनेक्शन हुआ, उनका भी काम एपिडेमियोलॉजी पे है, मेनली वो बायोसिक्योरिटी, एंटीमाइक्रोबियल यूसेज पे काम कर रहे हैं। तो एक तो ये रेलेवेंट था टोटली व्हाट आई वांटेड टू वर्क और दूसरा गेंट यूनिवर्सिटी की रिप्यूट है इन द रिसर्च वर्ल्ड। तो उसकी स्पेशली वेटरनरी फैकल्टी की आई डोंट नो अबाउट क्यूएस रैंकिंग, आई एम नॉट रियली इनटू रैंकिंग बट जस्ट मतलब कि ये चाइनीज़ रैंकिंग के अकॉर्डिंगली ये टॉप जो है ना वो फैकल्टी है वेटरनरी की। तो एंड दैट रियली ट्रू वो हम देख भी सकते हैं इधर आके। तो रिसर्च की जो इसकी रेप्यूट है मार्केट में एकेडमिक वर्ल्ड में दैट वाज़ आल्सो अनदर थिंग व्हाई आई चूज़ गेंट यूनिवर्सिटी। और ये कंट्री क्यों चूज़ दूस किया? जी, सॉरी। दूसरा मेरा मतलब ओहायो स्टेट में भी हुआ था यूएस में
इसके अलावा फ्रांस में हुआ था, तुलूज़ में, यूके में था, ग्लासगो में। तो व्हाई बेल्जियम, मतलब इट वाज़ नॉट स्पेसिफिकली बेल्जियम। मेरा ये था कि ये आई थिंक पर्सनल भी आपकी प्रेफ़रेंस होती है इसमें मेनली। तो मुझे पर्सनली यूरोप पसंद है, मतलब एकेडेमिकली आप देखें तो यूएस स्टिल वो एक बड़ा एक टैग ऑनर है एक एक एकेडेमिक वर्ल्ड में ना। राइट। लेकिन जो कल्चरली है वो यूरोप एडवांस है। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है इसमें, ऑब्वियसली हर बंदे का डिफरेंट होगा। तो राइट। आई वाज़ क्लियर, मतलब आई डिडंट गो फॉर यूएस, मैं यूरोप के लिए आया। तो यूरोप में फिर अगर मैं देखता कि ग्लासगो में यूके में और फ्रांस का तुलूज़ थी और फिर इधर गेंट यूनिवर्सिटी, तो इनमें आगे फिर यूनिवर्सिटी का भी इन्फ्लुएंस था। तो मेरा ख़्याल है कि ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, देयर इज़ नो वन वर्ड बिहाइंड दिस। लैंग्वेज का बैरियर सभी जगहों पे आता है, स्पेशली यूरोप में हर जगह पे आता है, लेकिन स्टिल उसके होते हुए भी आई प्रेफर्ड कि इधर कोई बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्रिमिनेशन उस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। सो ये सारे फैक्टर्स मिला के तो बेल्जियम वाज़ गुड ऑप्शन एंड आई एम हैप्पी। मतलब मेरा भी 3rd ईयर में मैं हूँ अभी, तो आई एम हैप्पी विद माय डिसीजन। सही, सही। मल्टीपल फैक्टर आप समझते हैं कि सही, बिल्कुल, बिल्कुल, सही। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपकी रिसर्च किस उसमें डायरेक्शन में है और एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन-सा है और आपको कौन-कौन से चैलेंजेस जो हैं ड्यूरिंग रिसर्च फेस करने पड़े हैं या पड़ रहे हैं और आपने उसको किस तरह से टैकल किया? हुँ, मैं काम कर रहा हूँ बायोसिक्योरिटी पे और बायोसिक्योरिटी असेसमेंट पे। बेसिकली हमने वो एक टूल बनाया हुआ है। वो मैंने नहीं बनाया, वो ऑलरेडी टीम में हमारी में बना हुआ है टूल, प्रीवियस कोलीग्स ने बनाया हुआ है। तो उससे हम क्या करते हैं कि डिफरेंट, मेरा पोल्ट्री पे काम है, तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट फार्म्स पे ना हम स्कोरिंग सिस्टम के थ्रू उनको बताते हैं कि आपका बायोसिक्योरिटी कितनी है आपके फार्म की। वो एक बड़ा एक हैंडी टूल है। इसके साथ-साथ हम दूसरा जो पैरामीटर है मेरी रिसर्च का वो है क्वांटिफिकेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल यूसेज। तो और थर्ड चीज़ इसकी, और क्यों ये दोनों पैरामीटर हम क्यों साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ अ डीप लिंक बिहाइंड बायोसिक्योरिटी एंड एंटीमाइक्रोबियल यूसेज। तो बायोसिक्योरिटी अगर टाइट आपके फार्म पे आप अच्छी बायोसिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो इवेंचुअली आपको कम एंटीबायोटिक्स यूज़ करना पड़ेंगी फार्म पे, यू विल हैव अ हेल्दी फ्लॉक और आपका आउटकम और इकोनॉमी पे भी फार्म पे इफ़ेक्ट आएगा। तो ये 2 मेन पैरामीटर्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मेरा पोल्ट्री पे है, मेरे बाकी कोलीग्स जो हैं हमारी एपिडेमियोलॉजी टीम में पिग्स पे काम कर रहे हैं, कैटल पे काम कर रहे हैं। तो मोर और लेस वी आर कवरिंग ऑल स्पीशीज़। सॉरी, दूसरा क्या था क्वेश्चन, वो मैं मिस कर गया हूँ। जी, वो ये था कि कौन-कौन से चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं और उसको कैसे टैकल करते हैं? चैलेंज एक तो मेरा डाटा कलेक्शन थी स्टार्ट में। वर्किंग ग्रुप 1 के लिए वो मैं पाकिस्तान से डाटा कलेक्ट करके आया हूँ बायोसिक्योरिटी और एंटीमाइक्रोबियल यूसेज पे ब्रॉयलर फार्म से। तो अभी तक मेरा ख्याल है दैट वाज़ द चैलेंजिंग फेज़ फॉर मी। उसमें चैलेंजिंग ये था कि हाउ टू रीच आउट द फार्मर्स, हाउ टू रीच आउट जो पोल्ट्री ओनर्स हैं, जो हाउसेज़ हैं उनके, जो मालिकान हैं, उनको कैसे रीच आउट किया जाए। क्योंकि जो डिफरेंस है इधर, मैं अगर यूरोप से कंपेयर करूँ, अभी इधर भी मेरा एक्सपोज़र होता है फार्म्स पे जाना, तो इधर बड़ी सारी चीज़ें जो है ना वो स्टेट के जो है ना वो मॉडरेशन है उसमें। मतलब बड़ा सारा डाटा तो ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है, लाइक हाउ मेनी फार्म्स आर देयर, उनकी क्या-क्या कैपेसिटी है, और वो ऑब्लाइज्ड हैं अगर आप एज़ अ रिसर्चर जाते हैं प्रॉपर चैनल के थ्रू, तो वो आपको डाटा देंगे, दे कैन नॉट से नो। लेकिन अब पाकिस्तान में टोटली डिफरेंट सिनेरियो था। उधर वो एक पर्सनल रिलेशन की बेसिस पे पर्सनल वे में अप्रोच करके लोगों को, तो वो फिर मैंने आई डिड 100 फॉर्म्स, और वो फिर मैंने सारे किए हैं। जो हमारे वेटरनेरियंस हैं, कुछ सीनियर्स, जूनियर्स जो मार्केटिंग में थे स्पेशली, क्योंकि वो कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं उन फॉर्म्स पे। तो वो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था टू कलेक्ट दिस डाटा। लेकिन मुझे कोई 3 साढ़े 3 मंथ लगे with the help of all these friends veterinarians और farmers का of course जो है ना इसमें बड़ा रोल है कि वो हैप्पीली वो वॉलंटियर किया उन्होंने डाटा देने के लिए। सही। तो आई सक्सेसफुली कलेक्टेड अ बिग डाटा सेट। मैं उस पे अभी भी काम कर रहा हूँ इन एडिशन टू दिस न्यू प्रोजेक्ट। तो डाटा कलेक्शन वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी इन पीएचडी अप टिल नाउ। सही, सही। या अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको हमने देखा है कि लाहौर में आप काफ़ी एक्टिव रहे हैं सोशल हवाले से भी और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी। तो इधर आके आपको किस तरह मतलब पर्सनल लाइफ़ आपकी किस तरह मुतासिर हुई है? कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं आपको वो तर्क करनी पड़ी हैं? हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा बड़ा रेलेवेंट भी है।
मेरा ख्याल है कि फॉरेन जो लाइफ है फॉरेन में, वो पर्सनल और एकेडमिकली दोनों तरह से वो एक बहुत बड़ा जो है ना, वो आपको डिफरेंस फील होता है। पर्सनली एक तो कल्चरल शॉक लगता है आपको आके, ठीक है ना? हाउ थिंग्स आर देयर इन आवर सोसाइटी एंड हाउ थिंग्स आर हियर इन यूरोप। तो वो टोटली डिफरेंट है, खाने-पीने डिफरेंट हैं, आपका एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, इवन ह्यूमर डिफरेंट होता है हाँ, आपका। सही, सही। तो वो सारी एडजस्टमेंट होती है, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था पर्सनली। वो ठीक था, मैं ऑलरेडी इन चीज़ों की फ़ेवर में था आई वुड से। लेकिन आई आई सी लॉट ऑफ कोलीग्स दे रियली स्ट्रगल एट लीस्ट फॉर कपल ऑफ मंथ्स जो स्टार्ट किए हैं, उसमें आपको रियली स्ट्रगल करनी पड़ती है। और मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें हमें बिफ़ोरहैंड देखनी चाहिए। अगर मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ, मुझे उसका कल्चर, उसकी सारी चीज़ें थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली ग्लोबल विलेज है ये दुनिया इस टाइम, मेरा नहीं ख़्याल कोई इतना ही वो कनेक्टेड नहीं होगा कहीं से भी। तो हमें ये चीज़ें ऑलरेडी देख के उस हिसाब से भी डिसीज़न लेना चाहिए। क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान से बाहर निकलने आ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे वो पाकिस्तान वाला कल्चर बाहर नहीं मिलेगा। तो ये शॉक होते हैं, 3-4 मंथ आपको लग जाते हैं एडजस्ट होने में, लेकिन इसमें आप दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि दिस इज़ आल्सो अ ब्यूटीफुल थिंग इन लाइफ। आप नए कल्चर से इंट्रोड्यूस होते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, आपको लर्न करने के लिए नई चीज़ें मिलती हैं। तो एट द सेम टाइम चैलेंजिंग है, लेकिन इसमें बड़ी सारी एडेड वैल्यू भी है इसकी। एकेडमिकली जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है, दैट इज़ टोटली चेंज्ड इफ आई कंपेयर टू पाकिस्तान। मतलब स्पेशली जो प्रमोटर हैं, जो सुपरवाइज़र है, तो हाँ, उनका एटीट्यूड, ही विल बी जस्ट लाइक अ फ्रेंड। राइट। एंड ही विल बी ऑलवेज अवेलेबल, यू नो, कि आपको क्या हेल्प चाहिए, ही विल ऑलवेज बी देयर। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा आई डोंट वांट टू रियली, यू नो, पुश थिंग्स, लेकिन वो थोड़ा एक बॉसी नेचर उधर होती है, यू नो, आपको बड़ी सारी जी, फॉर्मेलिटीज हैं, बड़ा सारा गैप है स्टूडेंट और प्रोमोटर के दरमियान। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। अगर आप इनमें पॉजिटिविटीज देखें तो देयर इज लॉट पॉजिटिव, देयर इज लॉट लर्न टू लर्न, स्पेशली फॉर अस स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो यस, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। सोशल सर्कल आपका जो है वो काफ़ी वो थोड़ा एलिनेटिंग है काम, क्योंकि वो पर्सनली आई थिंक क्योंकि स्पेशली आप अगर यूनिवर्सिटी में हैं, तो आपका इंटरेक्शन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी और एकेडमिक एनवायरनमेंट के साथ ही रहता है। तो आपका कोलीग्स के साथ आप आउट एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं। टीम बिल्डिंग बड़ा एक कॉमन ट्रेंड है इधर, एवरी मंथ जो है ना, आपकी जो रिसर्च टीम है, वो कोई ना कोई एक्टिविटी सोशल करती रहती है। लेकिन इसके अलावा थोड़ा-सा टफ होता है आई वुड से। एक तो आप डेली पैक होते हैं अपनी रूटीन को लेके भी, सुबह से शाम आप ऑफ़िस जा रहे हैं। एक जो वर्किंग डोमेन में बंदा है, आई थिंक उसके लिए चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट होंगी। उसका एक्सपोज़र लोकल कम्युनिटी के साथ ज़्यादा होता है। सी लेकिन स्टिल बड़े सारे प्रोग्राम्स हैं, जो गवर्नमेंट है, जो लोकल म्युनिसिपैलिटी है, वो डिफरेंट, लाइक मैं स्पोर्ट्स में जा सकता हूँ, ठीक है ना? अगर मुझे स्विमिंग का शौक है, तो बड़े सारे स्विमिंग की जो है ना वो क्लासेस होती हैं, डांस की क्लासेस हैं, म्यूज़िक की क्लासेस हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट स्टिल मेरा ख़्याल है कि बड़ी सारी चीज़ें जब इधर इंटीग्रेशन कोर्स करवाते हैं स्टार्ट में, जब आप आते हैं, तो उसमें वो सारी चीज़ें बताते हैं आपको कि आप कहाँ-कहाँ पे जो है ना वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। तो आई थिंक देयर आर सम अपॉर्च्युनिटीज़ जिनको हम यूज़ करके तो थोड़ा जो सोशल अपना जो एलिनेशन है, उसको कम कर सकें। सही, सही। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात की आपने सोशल सर्कल सर्कल के हवाले से भी। मेरा एक अब थोड़े क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हवाले से हो जाएँ। हुँ, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हवाले से वो अक्सर ये होता है, मुझसे भी होता है, आपसे भी यही हुँ, क्वेश्चन हुँ, होता होगा। मैं आपसे यही दोबारा कर रहा हूँ कि आप ये पीएचडी मुकम्मल करने के बाद क्या करेंगे? आपका करियर क्या होगा? तो हुँ, हुँ। मतलब करियर जॉब्स क्या हैं? क्या फ्यूचर है? अ, यूरोप में मेजर जो चैलेंज है, वो लैंग्वेज का है। जब आप जॉब सर्च करने की बात करते हैं, जॉब की ओवरऑल बात जस्ट करते लाइक हैं। आई चाइना। थिंक जी, चाइना बिल्कुल, ये चैलेंज अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस में एटलीस्ट ये वाला नहीं होगा। चैलेंजेस, इट्स अ ह्यूज टास्क आई वुड से, बिल्कुल ईज़ी नहीं है। मैं देखता हूँ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, तो वो उधर अभी एडमिशन अप्लाई करते हुए वो सोच लेते हैं कि अच्छा मैंने नेशनैलिटी ले लेनी है जाते ही पहुँचते ही, या मैंने कोई जॉब कर लेनी है। तो ऐसा नहीं है, मेरा ख़्याल है वो एक बिल्कुल ड्रामेटिक बातें होती हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एट एवरी फेज़। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जॉब आपको मिल नहीं सकती। मेरा ख़्याल है कि अगर आप थोड़ा बहुत पोटेंशियल शो करें, आपकी रिसर्च इधर थोड़ी बहुत वैल्यू है, थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी वैल्यू है, जो सही, आप काम कर रहे हैं पीएचडी में, कंट्रारी टू व्हाट वी डू इन पाकिस्तान। सही। तो अगर आपने, मतलब जैसे अगर मैं बायोसिक्योरिटी पे काम कर रहा हूँ, एंटी माइक्रोबियल यूसेज पे, तो मेरा ऑब्वियसली रिसर्च में
मेरी कोई नेटवर्किंग कंपनीज़ के थ्रू या डिफरेंट रिसर्चर्स के साथ होगी, तो मेरा ख़्याल है कि ड्यूरिंग पीएचडी फिर मुझे थोड़ी-सी माइंड ओपन बनाना चाहिए। इफ आई वांट टू स्टे हियर, तो मैं उन लोगों के साथ, उन कंपनीज़ या जो रिसर्चर हैं इस डोमेन में, उनके साथ अपना एक नेटवर्किंग बनाऊँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो इसी वे है, मतलब इस वे में जॉब मिल सकती है, इंडस्ट्री में मिल सकती है आपको। एकेडेमिया में अगर आपने करनी है, स्पेशली एज़ अ लेक्चरर, तो फिर उसके लिए आपको लैंग्वेज जो है ना वो फ्लुएंट होना पड़ेगा। वो जी, दैट इज़ द मस्ट, यू शुड हैव। इंडस्ट्री में भी फिर भी स्पेस है, इंग्लिश स्पीकिंग काम चल जाएगा आपका। जी। तो लैंग्वेज ज़्यादातर आई क्या थिंक जो क्राइटेरिया है इंटरनेशनल लैंग्वेज का? स्टूडेंट्स हैं, सॉरी? लैंग्वेज का क्या क्राइटेरिया है? कितना मतलब होना चाहिए? थ्रेशोल्ड? बेयर मिनिमम जो है ना वो तो एटलीस्ट इन बेल्जियम, इसमें वो 2 रीजन है, फ्रेंच बोली जाती है एक रीजन में, दूसरे में डच बोली जाती है। तो आई लिव इन फ्लैंडर्स, इधर डच जो है ना वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो मैंने 2 लेवल किए हुए हैं, वो 2 लेवल वो हैं जो बेयर मिनिमम है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन आपको करने चाहिए। जी, तो उसमें ये है कि बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हाय, हाउ आर यू, या एटलीस्ट मैं कोई बस किधर को जा रही है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, सर्विस खाने क्लोज़ है कि वगैरह नहीं के है। मतलब तो रोज़मर्रा यस, रूटीन के। वेरी वेरी बेसिक जो है ना वो ग्रीटिंग्स हो गई या बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हो गई, वो कवर हो जाती हैं। लेकिन ये ओके है, मतलब इससे आप काम चला सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ में, अब ये कंट्री पे बड़ा डिपेंड करता है, मे बी लाइक इन फ्रांस, अगर आप इटली में जाएँ या दूसरे कंट्रीज़ में जाएँ, तो उधर मेरा ख़्याल है कि लोग में भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, या तो वो पसंद नहीं करते हैं या वो उन्होंने लर्न नहीं की हुई, बिकॉज़ दे ऑन देयर ओन लैंग्वेज वो उससे बाहर नहीं निकले। तो बेल्जियम में एटलीस्ट ये मसला नहीं है, इधर लोग दे आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड वेरी फ्रेंडली, सो दे डोंट माइंड स्पीकिंग इंग्लिश विद अस। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में हैं, उस हिसाब से आपको, अदरवाइज़ अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आ रही, क्योंकि दैट इज़ द कॉमन लैंग्वेज, अगर वो भी अगले बंदे नहीं बोल रहे हैं, तो फिर तो मेरा ख़्याल है एक बड़ा आप पे प्रेशर होगा कि आपने सीखनी ही सीखनी है जी, लैंग्वेज। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन 4-5 लेवल तक आप कर लें, 4-5 डच के अब 7 लेवल्स हैं टोटल, तो मेरा ख़्याल आप 7 का ये होता है कि आप नेटिव के इक्वल आ गए हैं आपको। तो लेकिन ठीक आप है। 5-7 लेवल कर लें तो मेरा ख़्याल है आप एकेडेमिया में एंट्री कर सकते हैं अपनी, क्योंकि आपको जो लेक्चर है, स्पेशली जो बैचलर प्रोग्राम्स हैं सारे इधर, वो हर कंट्री के अपने लोकल लैंग्वेज में हैं, सही, एक्सेप्ट सम डिसिप्लिन्स जो इंग्लिश में हैं, तो वो एक मेजर चीज़ है, लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। सही, सही। सही डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट डीवीएम के बाद पीएचडी में आना चाहे, तो क्या बेल्जियम या यूरोपियन कंट्री ऑफर करते हैं डायरेक्ट पीएचडी या एमएस लीडिंग टू पीएचडी, इस तरह के कोई सीन है डीवीएम वाले बेसिकली स्टूडेंट के लिए? इसमें ये सीन रेयर होता है, दैट इज़ नॉट वेरी कॉमन वे ऑफ एक्सेप्टिंग स्टूडेंट्स। लेकिन ये चलता है काम, मतलब आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स, इवन हमारी अभी हमारे ग्रुप में एक ब्राज़ील से आ रही हैं स्टूडेंट्स, वो पाकिस्तान से रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन स्टिल उनका एजुकेशन सिस्टम मोर और लेस हमारी तरह ही है। तो वो डीवीएम के बाद डायरेक्ट आ रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि आई नो सम अदर केसेस फ्रॉम केयू ल्यूवन यूनिवर्सिटी, वो बेल्जियम में है दूसरी। उसमें ये होता है फिर आपको थोड़े से कॉम्प्लिमेंट्री कोर्सेज़ लेना पड़ते हैं। तो उसको कहते हैं कि प्री डॉक आप कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना? प्री पीएचडी उसमें दैट कुड, वो अब वो डिपेंड करता है, आपकी वैल्यूएशन करेंगे वो आपके बैचलर का जो कोर्स कंटेंट है सारा, तो उसके बेस पे दे कुड से कि आप 6 मंथ के लिए ये वाले कोर्सेज लें, देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीएचडी, दैट कुड बी 1 ईयर एज़ वेल। तो अप टू 1 ईयर वो आपको कॉम्प्लिमेंटरी कोर्सेज जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेना पड़ते हैं। तो देन यू कैन परस्यू, मतलब द आंसर इज़ येस। सही, सही। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी हैं और ये स्टूडेंट्स को वैसे जो है काफ़ी इस चीज़ के बारे में वो होती है क्यूरियोसिटी कि क्या ये सीजीपीए, पब्लिकेशन और आइट्स ये चीज़ें मैटर करती हैं, और अगर करती हैं तो इनका कितना रोल है स्कॉलरशिप हंटिंग में? जो आर्ट्स वगैरह, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीजर है पूरा का पूरा एडमिशन लेने का, उसका पार्ट है। आई वुड नॉट से कि कोई सुपरवाइजर आपको इसकी बेस पे एवेलुएट करेगा, दिस इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट। और ये बड़ी ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन है, किसी यूनिवर्सिटी में चाहिए तो चाहिए, आपने वो सबमिट करवाना, नहीं नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। दूसरा जो सीजीपीए और पब्लिकेशन पब्लिकेशन। है, थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट होता है। तो अभी मेरा इधर इंटरेक्शन होता है जैसे सुपरवाइजर्स के साथ, इवन मेरे अपने सुपरवाइजर हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि हमारी इस तरह डिस्कशन हो रही थी, बस कि मुझे डेली बेसिस पे इतनी नंबर ऑफ ईमेल्स आती हैं फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर पीएचडी और मास्टर्स।
तो मैं उनसे कह रहा था कि व्हाट इज़ योर क्राइटेरिया टू टू सिलेक्ट द स्टूडेंट्स, आप किस तरह से देखते हैं? तो चलें, एक तो हमारी अपनी हुँ, असम्पशन्स होती हैं, तो एक उनकी क्या से है इसमें, तो ही रियली सेड समथिंग इंटरेस्टिंग। वो ये कह रहे थे कि मैं देखता हूँ कि उसमें स्टूडेंट में जब मेरा उससे फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो कितना मोटिवेटेड कितना है, उसमें इंटरेस्ट कितना है। अब हो सकता है कि ये 2 वर्ड्स हमारी दुनिया में बड़े नॉर्मल से हों कि अच्छा इंटरेस्ट तो है ही है, मेरा मोटिवेशन तो है ही है। हुँ। लेकिन यू नीड टू bring this thing on the table while in your ये बात है। first interaction with the promoter. You need to show this to that person कि you will be doing, क्योंकि पीएचडी करना इसमें बड़ा सारा पे आई थिंक स्ट्रेस भी आता है, बड़ा सारा एक हेक्टिक रूटीन आपकी बनती है। तो थोड़ी आप में जो एनर्जी है वो आपको शो करने की ज़रूरत है। सीजीपीए मैटर करती है, पब्लिकेशन कोई हो तो दैट वुड बी अ प्लस। प्लस और इसलिए स्पेशली मैं तो ये कहूँगा कि आपका मास्टर्स, अगर आपने पीएचडी के लिए आना तो आपका मास्टर्स करके आप पीएचडी के लिए आएँ, क्योंकि एटलीस्ट उसमें आपका जो पब्लिकेशन प्रोसेस है ना पूरा, वो उससे आप फ़ैमिलियर होते हैं एटलीस्ट। आपने थीसिस राइट अप किया हो, आपको राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग का पता हो। अगर आपको उसका बिल्कुल नहीं पता बैचलर से उठ के सीधा, क्योंकि बैचलर में मेरा नहीं ख्याल कहीं भी आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है विद द राइटिंग। दैट कुड बी जस्ट अ रिपोर्ट सबमिशन, लेकिन वो साइंटिफिक राइटिंग नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है ये चीज़, मेरा ख़्याल है, क्योंकि कोई भी प्रोफ़ेसर है वो इतने बिज़ी होते हैं और उन्हें इतना टाइम वो स्पेंड करना भी नहीं चाहिए एक स्टूडेंट पे कि वो आपको साइंटिफिक राइटिंग सिखाएँ बैठ के ना। सही। तो वो थोड़ा-सा टफ हो जाता है। तो आई थिंक एज़ पर माय असेसमेंट वो प्रेफ़र करेंगे अगर आपकी एक आधी पब्लिकेशन हो, मिनिमम 1-2 पब्लिकेशंस हों आपकी, तो वो अच्छी बात है। सही, सही। ठीक है। सही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरा आपसे लास्ट एक क्वेश्चन है जी। कि इसका स्कॉलरशिप हंटिंग का प्रोसेस क्या है और किस तरह पता चलता है? इसकी डेडलाइन वगैरह क्या है? और इसकी अपॉर्च्युनिटीज़ हमें कहाँ-कहाँ पे मिलेंगी? और कौन-कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं? थोड़ा-सा इसके बारे में ब्रीफ सा ओवरव्यू दे दें। हाँ जी, ये स्कॉलरशिप में एक तो ये है कि मेरा एचईसी का था स्कॉलरशिप, वो फिर मैंने अभी जो है ना वो प्रोसेस में अभी, आई डोंट नो उसका किस तरह से चलना है। तो थोड़ी-सी चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं अगर आपके पास नेशनल फंडिंग हो पाकिस्तान से। दैट कुड बी प्रोबेबली वो एचईसी की फंडिंग होगी या इस तरह पीएफ आई थिंक गवर्नमेंट की फंडिंग होगी, तो उसमें थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है, लेकिन स्टिल प्रोसेस इज़ सेम। स्टिल यू हैव टू फाइंड अ प्रमोटर, स्टिल आपने बैठ के ईमेल्स करनी है, आपने लोगों को रीच आउट करना, आपके इंटरव्यूज़ होंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन द फैक्ट दैट यू हैव फंडिंग ऑलरेडी फ्रॉम योर होम कंट्री, तो फंडिंग वाला जो एक पार्ट है उसमें आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। तो इधर उधर एक्सेप्टेंस आपके भी चांसेस चाहिए। ज़्यादा हैं। सॉरी? एक्सेप्टेंस भी चाहिए, एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस चाहिए और फंडिंग जितनी भी हैं एटलीस्ट आई नो फॉर एचईसी, तो उसमें ये होता है कि स्कॉलरशिप आपका लग गया, चलें अब आप एडमिशन ढूँढ के ला के दें हमें। उसमें नोबडी वुड हेल्प यू और करनी भी नहीं चाहिए, वो फंडिंग आपकी कंडीशनल होती है अनलेस यू गेट एडमिशन ऑफर फ्रॉम समवेयर। तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो कोशिश करें, अगर तो नेशनल फंडिंग है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि नेशनल फंडिंग है फिर ये भी इशू होता है कि आपको फिर बॉन्ड वगैरह साइन करना पड़ता है। आई नो सम केसेस जिधर स्टूडेंट्स का बाहर एडमिशन हुआ हुआ था, एचईसी का स्कॉलरशिप लगा हुआ था, लेकिन दे कुडंट हैव शो सम प्रॉपर्टी टू बॉन्ड विद एचईसी। आई थिंक वो 6 मिलियन की प्रॉपर्टी जो है ना वो डिमांड करते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ केसेस, कुछ लोगों के पास हो सकता है नहीं हो इतने भी। तो और दूसरा ये भी है कि अगर आपका प्लान है कि आपने वापस नहीं आना पाकिस्तान में, हुँ, देन डोंट गो फॉर एचईसी फंडिंग। सही। ठीक है ना? तो अब जितनी स्ट्रगल आप एचईसी के साथ करनी है, उतनी मोर और लेस बाहर भी स्ट्रगल लगेगी। थोड़ी ज़्यादा लगेगी उसमें, क्योंकि आपने फंडिंग नहीं है, फंडिंग आपने ढूँढनी है। लेकिन आई वुड सजेस्ट, और दूसरा मैं ये भी ऐड करूँगा इसमें, बड़े सारे स्टूडेंट्स राब्ता करते हैं, आपसे भी करते होंगे। जी, लोग बड़ी सारी, मैं देखता हूँ कि वो एक बाईपास और शॉर्टकट्स के चक्कर में, एक हमारी आई थिंक नेशनल एक वो सोसाइटी लेवल पे मेंटालिटी है। जी, बाईपास करने की कोशिश करते हैं, बड़े शॉर्टकट्स ढूँढने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है थिंग्स वुड टेक टाइम, थोड़ा-सा एफर्ट आप इन्वेस्ट करें इस काम में। वन्स यू एंटर टू दिस प्रोसेस ऑफ हंटिंग स्कॉलरशिप, हंटिंग फॉर सम पोज़ीशंस, तो इवेंचुअली यू विल एंड अप गेटिंग समथिंग। आउटकम वुड बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। लेकिन उसमें अगर मैं कहूँ कि मैं टाइम नहीं देना लैपटॉप पे बैठ के, ईमेल्स नहीं करनी है, यूनिवर्सिटी सर्च नहीं करनी है और मेरा बस एडमिशन हो जाए कहीं से, या ये भी होता है कि यार जैसे आप उधर हैं चाइना में, तो आपको लोग कहेंगे अच्छा यार मुझे एडमिशन ऑफर भेज दें आप। तो अब ये लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है कि यार इस तरह नहीं हो सकता, आप में जी, एक प्रोसेस है उसमें से गुज़र के आपने करना है। हुँ, तो मेरा ख़्याल है कि लोग अगर थोड़ी बहुत एफर्ट्स पुट करें इसमें मोर और लेस 1 साल लग जाता है आपका।
सही, तो लेकिन आउटकम आपको मिल जाता है अगर आप एक थोड़ा तहम्मुल से काम में लगे रहें तो। सही। एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है? कब तक अप्लाई कर सकते हैं? जो एचईसी ओवरसीज़ है ये तो इन्होंने क्लोज़ कर दी है। इसके आई थिंक 3 बैचेज़ एचईसी ने भेजे थे। उसके अलावा यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के नाम से है, वो सिर्फ़ यूएस यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। आई थिंक दैट इज़ स्टिल ऑन। उसमें कंडीशन ये है कि आपने एक तो जीआरई वो तो यूएस यूनिवर्सिटी की डिमांड होगी अगर है तो, बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भी है, अगर नहीं है तो दैट इज़ ओके फॉर एचईसी, उसमें फिर आपने हैट देना होता है। राइट, और वो अराउंड द ईयर आई थिंक ओपन होता है। आप कोई भी हैट देते हैं तो वो 2 साल तक वैलिड है सही, एचईसी की तरफ से। तो ओवरसीज़ की कॉल फर्दर नहीं आ रही, वो क्लोज़ है क्योंकि फंडिंग वो बजट कट्स भी हैं सारे लगे हुए थे। आई आई थिंक दिस इज़ गुड सीन बाय एचईसी। तो यूएस नॉलेज कॉरिडोर इज़ स्टिल ओपन। उस ऑल अराउंड द ईयर आप कहीं कभी भी एडमिशन ऑफर अगर आप गेट करते हैं यूएस यूनिवर्सिटी से अलोंग विद एकेडमिक फी वेवर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एकेडमिक फी जो है आपकी वो 28 टू 30,000 डॉलर है यूएस में पर ईयर। हुँ, वो एचईसी नहीं पे करता। एचईसी सिर्फ आपको स्टाइपेंड देता है 1500 1600 डॉलर पर मंथ। राइट, तो वो ऑल अराउंड द ईयर आई थिंक एप्लीकेशन ओपन होती है। व्हेन एवर यू गेट सम एडमिशन ऑफर आप एचईसी को इन्फॉर्म करें, तो आप वो सबमिट करवाएँ। और नेक्स्ट हैट कब आ रहा है इसकी कोई प्रॉपर कोई शेड्यूल नहीं है कि एवरी 2 मंथ या एवरी मंथ होगा। लेकिन दिस इज़ आफ्टर एवरी कपल ऑफ मंथ्स आई वुड से 3-4 मंथ बाद हैट होते रहता है एचईसी का। वो बेटर ये है कि आप एचईसी के जो सोशल मीडिया पेजेज़ हैं, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, साइट पे विज़िट करते रहें, दैट इज़ द वे। कोई सर एज़ सच कुछ उसका शेड्यूल नहीं है बिल्कुल भी। सही, सही। ठीक है। हाँ, हुँ। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत नो शुक्रिया आपका, प्रॉब्लम, नो आपने प्रॉब्लम। काफ़ी टाइम दिया, काफ़ी मज़ा आया आपसे बातें करके, तो होप सो स्टूडेंट्स भी एन्जॉय करेंगे और लर्न करेंगे इन चीज़ों से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। No problem. Thank you. Bye.